जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे बात करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का अधिनियम है और जो इसका हम लाइन वाइज पॉइंट चर्चा करेंगे। जो इसका पहला पॉइंट बन रहा है कि ये जो संपत्ति अंतरण है, यह चल संपत्ति के अंतरण के विधि से संबंधित है। यह जो पहला संहिताबद्ध किया गया था, कोडिफाइड किया गया था, पहला एक्ट 1882 में किया गया था। जो दूसरा इसका व्यू पॉइंट बन रहा है एग्जाम की दृष्टि से कि लॉर्ड एंगिल्स ड्यूज ने, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, क्योंकि ये संविधान पूर्व विधि है, तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे लॉर्ड एंगिल ड्यूज थे, उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए भारत में भेजा था। उसके बाद जब ये बिल को पारित करने के लिए भारत में भेजा गया तो सर्वप्रथम 1877 में कुछ परिवर्तन के साथ क्या हुआ, कुछ परिवर्तनों के साथ इसमें काउंसिल के समक्ष पेश किया गया, क्योंकि जो लॉर्ड गिल्स ड्यूज ने भेजा था उसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद उसे काउंसिल के समक्ष पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। उसके बाद इस संहिता में जो काउंसिल के द्वारा भेजा गया था, उस संहिता में फिर 1878 में संशोधन किया गया, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नहीं था। भारत के लोगों के प्रति वह कानून ठीक तरीके से, उचित तरीके से लागू होने वाला नहीं था, इसलिए उनमें बार बार संशोधन किया जाता रहा। तो उसे 1800 लास्ट में उसे 1878 में संशोधन करके इन्फोर्स प्रकाशित कर दिया गया। उसके बाद अंत में जो हुआ, जो 3 बार, सबसे पहले तो सेक्रेटरी जनरल ने जो भेजा उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद काउंसिल के पास प्रस्तुत किया गया। जब काउंसिल के बाद प्रस्तुत किया गया तो फिर उसमें संशोधन किया गया, 1878 में संशोधन करके तब उसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन करने के बाद अंत में लास्ट में 1882 में इस बिल को नया रूप देकर अधिनियमित किया गया। तो ये इसके प्रोसीजर थी, इसकी भूमिका थी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनी कैसे, उसके बनने की प्रक्रिया क्या थी, किस स्टेप से गुजरी, उसके विषय में उसकी भूमिका बहुत शार्ट रूप में हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य, अर्थात जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस एम से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को बनाया गया है। एम के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले व्हिटले स्टोक्स महोदय क्या कहते हैं। व्हिटले स्टोक्स महोदय कहते हैं कि इस अधिनियम का 2 उद्देश्य है। ये बताते हैं, हम नहीं बता रहे इसका 2 ऑब्जेक्ट है, बल्कि व्हिटले स्टोक्स महोदय इस अधिनियम का 2 ऑब्जेक्ट बताते हैं। वह ऑब्जेक्ट क्या है? प्रथम ऑब्जेक्ट यह बताते हैं कि उन नियमों को जो जीवित व्यक्तियों के बीच संपत्ति के अंतरण का विनिमय करते हैं तथा उन नियमों जिनके अनुसार मृत्यु पर संपत्ति का न्यायगमन प्रभावित होता है के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, और इस तरह जो वसीयत एवं वसीयती उत्तराधिकारी से संबंधित विधि के विरचित करने के कार्य का प्रारंभ हुआ उसका पूरक प्रस्तुत करना है। ये पहला इसका एम बताते हैं। और जो दूसरा इसका एम बताते हैं, दूसरा उद्देश्य बताते हैं टीपीए का, दूसरा उद्देश्य यह है कि संविदा विधि की संहिता को पूरा करना, क्योंकि जो संविदा विधि है अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, उसकी पूरक संहिता को, उसमें जो कमी रह गई है उसे पूरा करना, अर्थात यह संविदा अधिनियम की विधि को भी पूरा करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, लाया गया, अधिनियमित किया गया है। और जहाँ तक कि वह अचल संपत्ति से संबंधित, अर्थात जो टीपीए है यह न कि चल संपत्ति से संबंधित है, यह अचल संपत्ति से संबंधित है। उसके बाद जो अगला व्यू एग्जाम की दृष्टि से बन रहा है, यह जो अधिनियम है यह सिर्फ पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए अंतरण पर लागू होता है, न कि विधि के द्वारा किए गए अंतरण पर लागू होता है। इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीपीए सिर्फ पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए अंतरण पर ही लागू होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं टीपीए क्या है। करें कि टीपीए, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि ये पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए अंतरण पर लागू होता है, और यह सिर्फ अचल संपत्ति पर, मूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं बल्कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होती है। तो यह जो टीपीए बनाया गया है अचल संपत्ति के अंतरण पर ही लागू होता है, न कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर। चल संपत्ति के अंतरण के लिए जो विधि, जो कानून, जो संहिता बनाया गया है चल संपत्ति के लिए,
वह माल विक्रय अधिनियम 1930। यह माल विक्रय अधिनियम 1930 सिर्फ चल संपत्ति पर लागू होता है। अचल संपत्ति पर संविदा अधिनियम से जोड़ते हुए, क्योंकि ये टीपीए एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, यह संविदा अधिनियम को भी गवर्न करती है, उसको जोड़ते हुए संविदा टीपीए लागू होती है अचल संपत्ति पर। अचल संपत्ति पर माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है। जैसा कि टीपीए अपने आप में पूर्ण नहीं है, अर्थात यह पूर्ण संहिता नहीं है कि अचल संपत्ति से पूर्ण संहिता का तात्पर्य यह होता है कि जिस विधि के बारे में, जिस लॉ के बारे में उस कानून को बनाया गया है, यदि वह अपने आप में पूर्ण है, मतलब सारा प्रावधान वहीं कर दिया गया है, उस से रिलेटेड और कहीं प्रोविजन नहीं किया गया, तो उसे माना जाएगा वह पूर्ण संहिता है। जैसे एविडेंस अपने आप में पूर्ण संहिता है। तो यहाँ पे क्या है, टीपीए क्या है, अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं, क्योंकि टीपीए से संबंधित कुछ आपको प्रोविजन संविदा अधिनियम में मिल जाएगा, कुछ प्रोविजन माल विक्रय में मिल जाएगा। इस तरह से कई स्थानों में, कई एक्टों में इसके प्रोविजन मिल जाते हैं। इसकी उद्देशिका की यदि हम बात करें, टीपीए की उद्देशिका की, तो टीपीए की उद्देशिका में संशोधित और परिभाषित करना शब्द समाहित किया गया है। समेकन का प्रयोग नहीं किया गया है। समेकन का मतलब, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि किसी जो जितने स्थान पर बिखरे हुए हैं उन सबको एक स्थान पर एकत्रित करना। जैसा कि साक्ष्य अधिनियम में उसकी उद्देशिका यदि आप देखेंगे साक्ष्य अधिनियम की, तो वहाँ पे संशोधन, समेकन और परिभाषा तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह पूर्ण संहिता एग्जॉस्टिव लॉ है, लेकिन टीपीए में समेकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, केवल संशोधन और परिभाषा का शब्द का प्रयोग किया गया है। समेकन का तात्पर्य क्या होता है? समेकन का तात्पर्य जिस अधिनियम में समेकन शब्द का प्रयोग किया जाए, आप उसको ये जान लीजिए उसकी उद्देशिका को देखकर कि यदि उसके उद्देशिका में समेकन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह संहिता अपने आप में पूर्ण है। समेकन का तात्पर्य ही होता है कि उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन सब प्रावधानों को हर जगह से कलेक्ट करके एक स्थान पे इकट्ठा कर देना, इसी को समेकन कहते हैं। अगला पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से है कि भारत के न्यायालय विधि के न्यायालय एवं साम्य के न्यायालय दोनों की शक्ति रखते हैं। यदि पूछा जाए कि भारत के न्यायालय क्या साम्य के न्यायालय की शक्ति रखते हैं या विधि के न्यायालय की शक्ति रखते हैं, तो जो भारत के न्यायालय हैं वह साम्य और विधि दोनों न्यायालयों की शक्ति को धारण करते हैं। टीपीए का, जैसे हमने आपको बताया कि टीपीए 1882 की संहिता है। टीपीए का जो अधिनियम संख्या है, यह अधिनियम संख्या 4 है। इसे भी आप याद रखेंगे कि टीपीए का अधिनियम संख्या कितना है, तो टीपीए का अधिनियम संख्या 4 है। टीपीए की उद्देशिका एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उद्देशिका में हमने चर्चा किया कि यदि उद्देशिका में संशोधन या परिभाषा या समेकन रहे तो उसका क्या मतलब लगाया जाएगा। अब हम टीपीए की उद्देशिका को देखते हैं। टीपीए की उद्देशिका में क्या कहा गया? कहा गया है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, जैसा कि उद्देशिका में ही कह दिया गया है कि पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। ध्यान देना, यहाँ पे कहीं समेकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, समीचीन है। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। अर्थात उद्देशिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अधिनियम पक्षकारों के द्वारा किए गए अंतरण पर ही लागू होता है और इसमें परिभाषा और संशोधित करना समीचीन है। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, समेकन इसका उद्देश्य नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति डायर क्या कहते हैं? डायर महोदय यह कहते हैं, उद्देशिका के बारे में अपना मत देते हैं कि किसी अधिनियम की उद्देशिका उसके बनाने वालों के दिमाग की खोलने या जानने एवं अधिनियम के माध्यम से वे किस रिष्टि को पूरा करना चाहते हैं के लिए कुंजी है। फिर से एक बार देखिए डायर महोदय क्या कहते हैं। डायर महोदय जी कहते हैं, डायर महोदय का कहना है कि किसी अधिनियम की उद्देशिका उसके बनाने वाले के दिमाग की उपज है, दिमाग खोलने की कुंजी है या उनके दिमाग को जानने की कुंजी है, एवं अधिनियम के माध्यम से वे किस रिष्टि को, किस मिसचीफ को, किस कमी को पूरा करना चाहते थे उसके लिए या उसको जानने की भी कुंजी है। यह सेसेक्स पियरेज केस 1884 के माध्यम से लिया गया है।
आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके सारे सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और आप तक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।